गाइस कैसे हैं आप लोग? आए आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाटर बैलेंस देख लिया, अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? एक सब्सटेंस है, जब मैंने पानी डाला तो डिसोसिएट हो गया कंप्लीटली, पार्शली, वो अलग बातें हैं, बट डिसोसिएट हो गया। तो मैंने क्या बोला उसको? इलेक्ट्रोलाइट बोला। जैसे कि आपने नमक को पानी में डाला तो Na अलग हो गया, एक सेकंड, Na अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो एक कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। तो ये जो कैटायन हो गया ये एनायन हो गया, ठीक है। जो जो नेगेटिव और पॉजिटिव, यही तो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यार। आपने कैल्शियम ये देखा होगा, मैग्नीशियम देखा होगा, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट तो हैं आपके। तो ये जो आपके पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, इन्हें मैं क्या बोलता हूँ? इन्हें बोलता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फंक्शन तो है जितने चाहो उतने लिख दो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पकड़ के, सोडियम पकड़ के लिख दो उसके फंक्शन, क्लोरीन पकड़ के लिख दो उसके फंक्शन, है ना, मैग्नीशियम पकड़ के लिख दो उसके फंक्शन। तो फंक्शन बहुत सारे हैं। अगर मैं मोटा मोटा लिख दूं तो नर्व इम्पल्स में, एक्शन पोटेंशियल बनाने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एसिड बेस बैलेंस में कुछ हेल्प करते हैं। बट जो इनकी यूनिट है ना यार, में ध्यान रखना है, ये कोई मिलीग्राम इस तरीके से नहीं नापेंगे इनको। हमें वेट से मतलब नहीं है, हमें चार्ज से मतलब है। मतलब कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 142 सोडियम है, मतलब इसका चार्ज कितना है? 142, ऐसा बोल दिया मैंने, तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ कैल्शियम के 5 से। मतलब समझ आ रहा है कि मतलब मैं एक 142 में सीधे प्लस कर सकता हूँ 5, ठीक है, क्योंकि मैं चार्ज देख रहा हूँ। मैंने पहले ही वो सब कुछ देख लिया कि उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, वो सब मैंने कंपैरिजन कर लिया। मैं वेट नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं वेट देखता तो मैं दोनों कंपेयर नहीं कर पाता। देख रहे हो आप कि मैंने सारे पॉजिटिव वाले लिखे, एक साथ लिखे, और यहाँ पे इन सबको प्लस एक साथ कर लिया, बिकॉज मैं एक दूसरे को कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज वी यूज़ मिली इक्विवेलेंट, है ना, मिली इक्विवेलेंट। हम पहले ही वैलेंसी और एटॉमिक वेट को लेके चल रहे हैं, जिससे कि हम चार्ज का, ये बातें बताई जानी नहीं चाहिए, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ कि इसमें सिंपल सी बात इतनी सी, हम कोई मिलीग्राम नहीं, हम वेट को नहीं देख रहे हैं, हम उसके चार्ज को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देखो 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, उसका भी 1 मिली इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। और जो 23 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, उसका भी 1 मिली इक्विवेलेंट ही आएगा। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम से 23 मिलीग्राम, लेकिन वेट की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ये, ठीक है जी। चलो, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर्मूला क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर इंटू में उसकी वैलेंसी, एटॉमिक वेट निकल के हमको आ जाएगा, ठीक है जी, एक, है ना। चलो आ जाओ, जैसे कि अगर यहाँ पे हुआ है ये, अगर मैं बताऊँ, चलो सोडियम का निकालते हैं कि मेरे पास दे रखा है, हमारे पास सोडियम है 23 मिलीग्राम पर लीटर में है, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं तो 23 इंटू में वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की? वैलेंसी कितनी होती है? 1, इंटू में एटॉमिक वेट 23, तो कितना निकल के आ गया? 1, तो 1 मिली इक्विवेलेंट। अगर मैं वही चीज़ कैल्शियम का निकालूं तो मेरे पास 20 है, इंटू में वैलेंसी कितनी होती है कैल्शियम की? 2, है ना, और वो कितना होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट आपका? कितना हुआ आपका? 40। तो ये कटेंगे 1 आएगा। तो अगेन मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं सिर्फ वज़न लेता तो मैं कभी 23 को 20 से कंपेयर कर पाता? नहीं कर पाता। चलो, तो मेरा मतलब सिंपल सा इतना है, यूनिट का नाम याद रखना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज मुझे उनको कंपेयर करना होता है, मुझे मतलब उनके चार्ज से है, ना कि उनके वेट से, ठीक है जी। अब मैं इनकी कंपोजिशन, अगर मैं कुछ बातें आपको ध्यान दे रहा हूँ, सेल के अंदर जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर जो भी कुछ है, प्लाज्मा है, और जो भी कुछ बाहर कुछ भी है, वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे मेजर कैटायन क्या होता है? सोडियम। और अंदर कौन सा होता है कैटायन? पोटेशियम। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसा समझिए, आपकी बोट पोटेशियम की है और आप किस समुद्र में है? सोडियम, नमक वाले समुद्र में है। मतलब आपके आसपास पूरा सोडियम है, आप पोटेशियम है जो आप जा रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं और चीज़ देखूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम है, हाँ पोटेशियम भी थोड़ा बहुत है बाहर, और आप पे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सबको प्लस करा कैटायन को, तो 155 निकल के आया, ठीक है। लेकिन उसके एनायन भी देखे मैंने बाहरी, ये सब जोड़े मैंने, तो वही 155 निकल के आया। यस, बाहर इलेक्ट्रोलिटिक न्यूट्रली होता है, पॉजिटिव भी जितना बाहर है, बाहर नेगेटिव भी उतना बाहर है, और ये कैसे है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ क्या मिल रहा है? पोटेशियम, थोड़ा सोडियम मिल रहा है, थोड़ा मैग्नीशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है,
ये सब मिल रहा है, एनायन भी मिल रहे हैं बहुत सारे, बट दोनों को अगर मैं सम करूँगा तो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मतलब कि मैंने बोल दिया कि यहाँ सोडियम बहुत मिलता है, यहाँ पोटेशियम बहुत मिलता है अंदर, लेकिन उसका अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव भी मिल रहा है, यहाँ भी नेगेटिव मिल रहा है। बोथ साइड आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है जी, है ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आता है एक टर्म आती है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ये मेजर करता है उस फ्लूइड की कंसंट्रेशन। आज मैं थोड़ा साइड में बैठा हूँ, लग रहा है कट जा रहा हूँ बार बार। हाँ, इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब एक्चुअली पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑस्मोलैलिटी मतलब कि कितना सल्यूट है, कितना आपके जो सोडियम ग्लूकोज जो ये सब चीज़ें हैं कितना ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है ना। तो इसका जो नॉर्मली कितना होता है 285 295 के बीच में होता है। और अगर मैं बोलूँ ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, है ना, मतलब प्लाज्मा की एक्चुअली में, है ना, प्लाज्मा की एक्चुअली में। अब मज़े की बात को सुनो, जो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देगा, वो देगा सोडियम। मतलब जो 285 में सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन 90% जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो किसने दिया है, आपके सोडियम ने। मतलब अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम है तो मैं समझ जाऊँ सोडियम कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि सोडियम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा आपका क्या है कंट्रीब्यूशन, आपका सोडियम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोडियम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। चलो और आगे आओ, तो इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला कैसे निकालोगे, 2 इंटू सोडियम की कंसनट्रेशन। आप बोलोगे सोडियम 2 पर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, बताऊंगा, रुको। 2 बार पोटेशियम, ठीक है, और यूरिया और आपका ग्लूकोज। यहाँ पे सारी यूनिट जितनी भी यूनिट होंगी मिली मोल पर लीटर के हिसाब से होंगी, ठीक है। इन सब की वैल्यू आप ऐड करिए, आपने टेस्ट कराया और मैंने सोडियम की कंसनट्रेशन देख ली, दिख गई मेरे को। मैंने पोटेशियम की देख ली, है ना, सोडियम की मान लो कितनी देख ली, कुछ 135 देख ली, है ना, पोटेशियम की कुछ देख ली, ऐसी यूरिया देख लिया, ऐसी ग्लूकोज देख लिया। सबकी यूनिट देखो पहले, सबकी मिली मोल पर लीटर में है और सबको एस फॉर्मूले में डाल के ऐड कर दो। पहला सवाल कि यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है बिकॉज सोडियम के साथ एक क्लोरीन भी तो होगा, तो मैंने मान लिया कि वो दोनों बराबर हैं, सोडियम क्लोरीन, है ना, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे पोटेशियम लिया तो 2 क्यों लिया, बिकॉज पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, सिंपल, है ना जी। तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर क्या है आपके, हमें पता है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, आप बोलोगे सोडियम की। सबसे अगर मैं इसको देखूँ सोडियम कितना है 142 है, ठीक है, 142 लेके चलते हैं एवरेज। 142 इंटू में 2 करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 284। 284 तो अकेला किसका कंट्रीब्यूशन है, सोडियम का। और जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 285 से 295, मतलब जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सोडियम ही है। ऑस्मोलैलिटी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सोडियम का ही है, ठीक है, बाकी लोग भी हैं। चलो इसको और आसान बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है क्लिनिकली ना, हमको मिली मोल में नहीं मिलती रिपोर्ट, कभी भी आप देखना तो ऐसे मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल मिलेगा मान लो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऐसे मिलेगा। यूरिया का लेवल भी ऐसे ही मिलेगा। तो इसमें इसको पहले कन्वर्ट करो मिली मोल में पर लीटर में, है ना। तो जो मुझे रिपोर्ट में डाटा मिल रहा है मैं उसको डायरेक्टली यूज़ करना है बिना कन्वर्जन के, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ठीक है। सोडियम, मैंने पोटेशियम हटा दिया बिकॉज वो बहुत कम होता है ना। अब देख रहे हो पोटेशियम कितना ही कम है, क्या मतलब, हटा दो उसको, है ना। ग्लूकोज में 18 से डिवाइड कर दो, यूरिया में इससे डिवाइड 2.8 से डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा, ये मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कौन सी वाली वैल्यू, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, ये है एक्चुअली फॉर्मूला, कर लो इस्तेमाल। बट यहाँ पे यूनिट सबकी कैसी रहनी चाहिए, मिली मोल। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट आती हैं वो बेसिकली वहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लिखा होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्लिनिकली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सिंप्लीफाइड करना है हमें बहुत आराम से, हमें जल्दी जल्दी मोटा मोटा देखना है, तो भैया सोडियम ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। जितना सोडियम कंसनट्रेशन उसका डबल कर दो, वही आपकी मोटा मोटा क्या होगी, 90% सेम क्या होगी, ऑस्मोलैलिटी। अगर ग्लूकोज वगैरह सही है तो आप क्या करो, सोडियम से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो जो डाटा निकल के आएगा वही आपकी ऑस्मोलैलिटी, बिकॉज सोडियम इज़ 90% कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ऑस्मोलैलिटी। समझ में आ रहा है क्या।
डाइटरी इनटेक में यार हमें पता ही है कि जो बैलेंस डाइट हम खाते हैं, हम डेली खाना खाते हैं, वहाँ से हमें मिनरल्स आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेती है। बाकी ORS वगैरह पीते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में लॉस बहुत होता है इन इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए हमें महीना 2 हफ्ते में अपना इलेक्ट्रोलाइट पीते रहना चाहिए। ठीक है जी। चलो अब मेरी बात समझो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो पहला निकल के आता है इसके अंदर रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म में जब क्या होता है, जैसे कि बीपी कम हुआ तो आपको जो नेफ्रॉन में जस्ट ग्लोमेरुलस एपरेटस है वो आपका एक्टिवेट हो गया, रिलीज कर रेनिन। मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले तो ये क्लियर कर दो, फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये। ठीक है। रेनिन ने क्या करा, आपका एक्ट करा किसके ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर, जिसने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में और फिर वो 2 में, और 2 जाके क्या करेगा, आपका एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स, याद है कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कुछ बातें पता होनी चाहिए फिजियोलॉजी में, है ना। अब ये एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है जो आपका क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स से, मान लो ये ट्यूब है और ये ब्लड है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स से क्या करेगा, सोडियम को वापस खींचेगा, है ना, और बदले में क्या दे देगा, पोटेशियम ले लो बाहर निकालो। तो पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, सोडियम को रीनल ट्यूब्यूल से वापस खींच रहा है, और सोडियम चला आया तो पानी तो पीछे पीछे चले आएगा, तो बीपी वापस से बढ़ जाएगा, है ना। वापस से पानी आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो बीपी वापस से नॉर्मल हो गया। तो एल्डोस्टेरोन ऐसा काम करता है। साथ ही में एल्डोस्टेरोन के साथ में ADH भी काम करता है। देखो, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में 90% ऑफ द कंट्रीब्यूशन किसका है, सोडियम का ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। कैसे कम करें, पानी डाल के। कैसे पानी लाएंगे, देखो, तो ये जो आएगा आपका, जब आपको प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ये ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ADH हार्मोन, और ADH हार्मोन वही रीनल ट्यूब्यूल से पानी खींच लेगा। अब यहाँ पानी जब आएगा तो सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन समझ में आता है ना, अगर मैं किसी चीज़ में पानी ऐड कर रहा हूँ तो डाइल्यूट हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। अब होता है एंटी नेट्रोएट्रिक फैक्टर, जो कि इनके अपोजिट होगा। जब बीपी बढ़ता है तो ये राइट एट्रियम, मतलब एट्रियम ऑफ द हार्ट से आपका एक चीज़ निकलती है ANF, जो क्या करता है, आपका बीपी क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो कम कैसे करें, पानी निकालो। कैसे निकालो, GFR बढ़ा दो, सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दो, यूरिन आउटपुट, मतलब ये भी पानी तो बाहर निकलेगा, साथ में पानी बाहर निकालो, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है, वही ना, ज़्यादा पानी होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, कम पानी होगा तो। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मतलब ये जो है इन दोनों से अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से। पता नहीं एग्ज़ाम आप समझ में आ रहा है, बिकॉज बहुत चीज़ें सिंपल हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कोई हाई रॉकेट साइंस। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपकी फिजियोलॉजी कमज़ोर है, आपको नहीं पता चल रहा है रास का मतलब क्या है, तो फिजियोलॉजी कमज़ोर है ना। और जितना हो सका मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। कभी कुछ चीज़ें में ऐसा होता है मैं बताना कुछ और चाहता हूँ, और कई बार ऐसा होता है ना, कि इतने लेक्चर पढ़ा दिए मैंने एंड कंडीशन, कभी तबीयत सही नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ाना कुछ चाहूँ और मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो अगर ऐसा कभी भी किसी लेक्चर में मिले तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसे सही कर दूँगा। ठीक है, मैं कोई वो नहीं कि हर चीज़ 100% एक्यूरेट ही लाऊँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं जान के गलती कुछ नहीं करूँगा। बाय चांस कभी ना कभी आपको मिल जाए गलती कि हाँ मैं कुछ बोलना चाह रहा था, गलती से वो बोल दिया, होता है। मैं बोलना कुछ चाह रहा था, लिख को छोड़ दिया, होता है। ठीक है, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, तो मुझे आप बस बता दीजिए, मैं करेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, चलो, थैंक यू गाइस, बाय।